वो ख़ास मेहमान हैं भगवान दास मोरवाल जी, जो कि लेखक हैं। खानज़ादा, काला पहाड़, रेत और नरक मसीहा के। जो दूसरे ख़ास मेहमान होंगे वो हैं त्रिपुरारी शरण जी, जो कि सूचना आयुक्त हैं बिहार में, लेखक भी हैं, माधोपुर का घर। और जो तीसरे ख़ास मेहमान वो हैं गरिमा श्रीवास्तव जी, जो इस वक्त बिल्कुल सामने हैं। गरिमा श्रीवास्तव जी लेखिका हैं और आउशविट्स एक प्रेम कथा, औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारतीय साहित्य की विशेषज्ञ हैं। तो आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी साथी चित्रा त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका। और इतिहास, उपन्यास, जब इन दोनों शब्दों को एक साथ पिरोकर आगे बढ़ाने की बात होती है तो यकीनन ये दो छोर हैं जिनको आपस में जोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो विद्वान इस वक्त मंच पर हमारे साथ विराजमान हैं, यकीनन इनके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको जोड़कर आगे बढ़ाया जा सकता है। इतिहास से क्या मिलते हैं सबक, और आपके उपन्यास में जिन भी बातों का जिक्र किया गया है उसके ज़रिए किस तरह का संदेश दिए जाने की कोशिश समय समय पर आप लोगों की ओर से की जाती रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान दास मोरवाल जी, त्रिपुरारी शरण जी और गरिमा श्रीवास्तव जी इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। गरिमा जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगी। आपकी बहुत सारी लेखनी मैं यहाँ पर देख रही थी, पढ़ रही थी, अलग अलग हिस्सों में भी उसको बांध कर मैंने संजोने की कोशिश की। स्त्रीवादी लेखिका के तौर पर आपने बहुत बड़ी पहचान बनाई, तो इसका संदेश किस तरह से आप आगे बढ़ाना चाहेंगी? आज के साहित्य आज तक के इस मंच से क्या भूमिका रहने वाली है आपकी? नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है कि इतिहास को दोबारा लिखे जाने की ज़रूरत है, और इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो हमें कोई वर्चस्ववादी ताकत लिख करके देती है। दरअसल इतिहास उनका भी होता है जो हार जाते हैं युद्धों में, बिल्कुल, और जिनके बारे में कोई जान नहीं पाता। इसलिए मैं अपना काम एक मिशन के तहत कर रही हूँ, और कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में पूरे विश्व में जहाँ भी युद्ध होते हैं, जहाँ भी संघर्ष होते हैं, वहाँ पर स्त्रियों और बच्चों की स्थिति खास करके कितनी दारुण हो जाती है, इसके बारे में इतिहास चुप है। और इस विषय पर मैं इस आज तक के मंच पर कहना चाहूँगी कि इतना कम काम हुआ है, खास करके उपन्यासों के क्षेत्र में, खास करके हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर तो कभी विश्व युद्ध हुए नहीं, और हुए नहीं इसलिए यहाँ पर स्त्रियों का और बच्चों की जो नैरेटिव्स हैं वो भी ठीक उसी ढंग से सामने नहीं आए, उसके बारे में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो मेरा ये उपन्यास है जो कि ऑश्विट्स एक प्रेम कथा, और ये युद्ध और संघर्ष और साथ में स्त्री के प्रेम और स्वाभिमान की गाथा है। इससे पहले मैंने एक यात्रा डायरी लिखी थी जिसका नाम था देही देश, और आप ही के मंच पर आज तक पर वो लॉन्च हुआ था और उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और मैं ऐसी स्त्रियों के बारे में लिखना चाहती हूँ जिनका इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं लेता, लेकिन वे होती हैं अपने पूरे वजूद के साथ। क्या बात कही आपने, बहुत शानदार, बहुत खूब। आपने अपने उपन्यास का जिक्र किया जिसमें एक स्त्री की प्रेम कथा है, और स्त्री जब प्रेम करती है तो भावनाओं का गुबार होता है, और अगर उसमें टूटती है तो वो भी कहाँ पर जाकर ख़त्म होती हैं, इसको शब्दों में बांध पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर दो चार लाइनों में आपने ये जो लेखनी इस पुस्तक में चलाई है एक स्त्री की प्रेम कथा के तौर पर, उसके बारे में आप कुछ बता पाएँ तो? इसमें एक लड़की है जिसका नाम प्रतीति सेन है। वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में रिसर्च करती है, और वो एक ऐसी नानी की नातिन है जिसके पिता का कोई मालूम नहीं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान जो
जो लड़कियां, जो औरतें शोषण का शिकार हुई, तरह तरह के यौन शोषण का शिकार हुई, उन औरतों के बारे में इतिहास, सिर्फ बांग्लादेश का इतिहास उनको वीरांगना कहता है और उनके बारे में उन्होंने स्मारक बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन औरतों को उनके परिवारों ने घर में वापस, अपने परिवार में वापस नहीं लिया, क्योंकि वो औरतें थीं और झूठी हो गई थीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रहमाना खातून, जो कि पहले हिंदू थी, वो एक मुक्ति युद्ध के दौरान कलकत्ता से आती हैं अपने पति के साथ, अपनी 13 साल की बेटी के साथ हसनपुर, अपने रिश्तेदार के यहाँ जी। और यहाँ पर उनके रिश्तेदारों के घर पर हमला हो जाता है और नतीजा ये होता है कि पति को मारकर भगा दिया जाता है और स्त्री के साथ यौन हिंसा होती। वो भाग जाती हैं और 7 दिन तक भूखे प्यासे एक तालाब के किनारे झाड़ियों में छिपी रहती हैं। वहाँ से, उन झाड़ियों में से उस औरत को बचाने का काम एक मौलवी साहब करते हैं और मौलवी साहब की ये शर्त है कि वो उनकी 8वीं बीवी बन जाए। रहमाना खातून के पास धर्म परिवर्तन करने और उनकी 8वीं बीवी बनने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो अपनी खोई हुई बेटी को, टिया को ढूंढना चाहती हैं। और फिर ये उपन्यास फ्लैशबैक में चलता है कि टिया, जिसका बलात्कार मुक्ति सेना के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कैंपों में हुआ था, उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है टिया की, और वो समझ नहीं पाती कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। एक मुट्ठी भात और स्त्री का शरीर बराबर। स्त्री का शरीर कितना सस्ता है और स्त्री के शरीर के साथ हमारा ट्रीटमेंट क्या है, मेरे उपन्यास का बिल्कुल ये विषय। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और किसी भी दौर को उठाकर देख लें, युद्ध के तमाम नियम वाले जो किताब भी आप पढ़ेंगे और इतिहास में भी जाकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर युद्ध में स्त्रियों के साथ बर्बरता की कितनी ही कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी और हमें इतिहास उठाकर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में हम सब ने देखा था, इजराइल में जब हमास ने आक्रमण किया तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया था। तो यकीनन आपकी जो किताब है वो मील का पत्थर साबित होगी। 23 किताबें अब तक आपकी ओर से प्रकाशित की जा चुकी हैं, उसके बारे में मैं जानूंगी। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ त्रिपुराणी शरण जी आपके पास। आप सूचना आयुक्त बिहार के हैं, माधोपुर का घर, नाम ही इतना प्यारा है। इसके बारे में क्या बताएंगे आप, और उपन्यास और इतिहास के क्या सबक, कैसे इसको लेकर आगे बढ़ें, क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, आपके शब्दों में अगर हम समझना चाहें सर। देखिए, पहली बात तो मैं अपनी टिप्पणी ये कहना चाहूँगा कि ये उपन्यास और इतिहास के सबक थोड़ा अलग हो गया, एग्जैजरेटेड लगता है ना। वो साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत संतुलित ये शीर्षक नहीं लगता, मेरा ये अपना मानना। लेकिन खैर, जब आपने ये शीर्षक रख ही दिया है और आप माधोपुर का घर के बारे में पूछ रही हैं, तो सबसे पहला सुझाव तो ये होगा कि उसको पढ़ के देखिए। और अगर सबक के बारे में आप पूछ रही हैं, इतिहास के सबक, तो मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि देखिए, माधोपुर का घर उपन्यास जो है कुछ मायनों में अपने आप में वो अनन्य है जी, यूनिकनेस है उसकी। मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य में बहुत कम ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ कि मानव और जीव के संबंध पर विवेचना की गई है या उस पर कुछ लिखा गया है। पाश्चात्य साहित्य में ऐसे बहुत दृष्टांत मिलेंगे आपको, लेकिन मैं हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ। मैं भारत के साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य में बहुत कम दृष्टांत मैंने जो देखा है। अब वैसे तो प्रेमचंद की कथा है, 2 बैलों की कथा, वो है ही, लेकिन बहुत कम ऐसे दृष्टांत हैं। तो मैंने तो अपने पूरे कथानक के केंद्र में एक श्वान को, एक मादा श्वान को रखकर ये उपन्यास लिखा है। और
इसकी इसकी जो बुनावट है, इसकी जो संरचना है वो कुछ अलग है आम उपन्यासों से। तो खैर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो माधोपुर का घर, पहली बात तो एक रूपक है। माधोपुर कोई गांव का नाम नहीं है, काल्पनिक नाम है, वो रूपक है। बिल्कुल इट इज़ अ मेटाफॉर। जी। और घर भी रूपक है। घर की अवधारणा क्या होती है? घर हम किसको कहते हैं? जहाँ हम रोज़ सोने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, सिर्फ वही घर है या उसका कोई भावनात्मक धरातल अपना अलग होता है? तो इन सब विषयों पर वो चर्चा करता है। लेकिन जो आपने कहा इतिहास के सबक, तो इसके मूल में विस्थापन की बात है ना? भावनात्मक विस्थापन, भौतिक विस्थापन, आर्थिक विस्थापन, ये विस्थापन उसके मूल में, उपन्यास के मूल में है। तो अब ये विस्थापन क्यों होता है? अगर आप पढ़ेंगी माधोपुर का घर तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो हमारे इस देश में ही, जिसको अनइवन डेवलपमेंट कहते हैं, कहीं एक किस्म का विकास हुआ, दूसरी जगह अंडर डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो अनइवन डेवलपमेंट है, जिसके कारण मैं मजबूर हूँ, अगर मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो मेरा बेटा वो नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर जाएगा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो ये विस्थापन के कई सारे सूत्र को इसमें हमने उसके ऊपर विवेचना करने की कोशिश की है। और तीसरी बात, अगर आप इतिहास के सबक की बात ही कह रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जीवन जो है वो तो बहुत सारी नाटकीय घटनाओं का जमा नहीं है। जीवन बहुत छोटे छोटे सूत्रों में आगे बढ़ता है, उनका जमा है। नाटकीय घटनाओं का, नाटकीय दृष्टांतों का जमा नहीं है। तो उस तरीके से अगर हम जीवन को देखें, उसकी विवेचना करें और उसके स्तर पर हम अपना संबंध मनुष्य के दायरे से बाहर ले जाएं। देखिए, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो एक बड़ी प्रसिद्ध हुई थी किताब, उसका नाम था ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। रॉबर्ट पिर्सिक करके बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए। तो उसमें पूरा का पूरा उस किताब का जो मूल है वो ये है कि वो जो आदमी जिसकी वो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल से उसका इतना लगाव है, उसके कल पुर्जे, तो उसको मतलब एक बाप अपने बेटे को जिस तरीके से परवरिश देता है वो उस तरीके से उसको देता है। तो वो लगाव और अलगाव, ये दोनों जो बिंदु हमारे जीवन में हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और इनके बीच के सूत्र को समझना किसी आम मनुष्य के वश की बात नहीं है। अगर आप इसको समझ लेंगी तो आपके जीवन का संतुलन ज़रूर एक मध्य बिंदु पर आकर रुकेगा। अगर नहीं समझती हैं तो बराबर वो डोलता रहेगा। तो इसी को अगर विस्तारित फलक पर देखेंगी तो एक ये भी सबक है इतिहास का। बिल्कुल, विस्तार से आपने अपनी चीज़ों का जिक्र किया। यकीनन ये जो भावनात्मक लगाव है, ये किसी भी चीज़ को करने के लिए जोश, जुनून और जज्बे से भर देता है। और वही लगाव अगर नहीं रहे तो फिर कोई बहुत ज़रूरी काम रहेगा भी तो उसको आप अनमने तरीके से करेंगे, चाहे वो लेखनी हो, चाहे किसी भी चीज़ का विस्तार हो। आगे और भी सवाल हैं जिसके बारे में मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अब मैं आ जाती हूँ सीधे आपके पास भगवान दास मोरवाल जी। मैं देख रही थी कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सामाजिक व्यवहारिकता के धरातल पर आपकी किताबों में, पुस्तकों का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतिहास को उपन्यास में कैसे ढाला जा सकता है, अगर आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उसको गढ़ पाएं। ये विषय का मैं अगर कहूँ कि मैं कोई इतिहासकार नहीं, पहली बात तो मैं क्षमा चाहूँगी इस बात के लिए, लेकिन बावजूद इसके मैंने एक उपन्यास लिखा जिसकी आपने सामाजिक पृष्ठभूमि की बात की, उससे इतर उस उपन्यास का शीर्षक था खानज़ादा, और इसमें लगभग 450 साल का समय है। जिस वक्त मैं इस उपन्यास लिखने के बारे में सोच रहा था, मैंने, आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम जो विषय चुनते हैं, जो उपन्यास का विषय चुनते हैं, क्या वो एक झटके में पैदा होता है क्या? ऐसा नहीं है। दरअसल इसका कारण यह है कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं वो दिल्ली से बहुत
दूर नहीं है। बिल्कुल। मुश्किल से 40 मैंने सोहना के बाद वो इलाका शुरू हो जाता है और उसका नाम मेवात है। और मैं समझता हूँ कि मेवात का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं कि अरे आप मेवात के हैं। उसी मेवात का हूँ जिसका कि अभी इसी साल 31 जुलाई जब प्रेमचंद जी का जन्मदिन था और वहाँ एक बहुत बड़ा एक सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत बड़ा मतलब कुछ भी कहिए, फसाद कहिए, जो भी हुआ, उस वक्त जब ये सब कुछ प्रकरण चल रहा था तो मेरे पास बहुत से मित्रों के फ़ोन आए, अखबारों के लोगों के फ़ोन आए कि भाई आप क्योंकि लेखक हैं, एक संवेदनशील लेखक है, यानी लेखक को संवेदनशील माना जाता है, और आपने मेवात पर, जैसे मेरा पहला उपन्यास काला पहाड़ जिसको कि मुझे उसी के नाम से जाना जाता है, वो उसी पृष्ठभूमि पर है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो आप बताइए ये क्या है। तो उस वक्त जब ये मेवात में ये मामला चल रहा था तो मेरे 2-3 उपन्यासों का बार बार जिक्र हो rहा था कि अगर मेवात को समझना है तो काला पहाड़ और इनका खानज़ादा पढ़िए। खानज़ादा चूंकि विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है, ये ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है जी। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। और इसके लिखने की जो मुझे प्रेरणा कहिए, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि मेवात के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष पर मैंने लिखा। मेरे मन में इस मेवात के एक नायक की छवि थी जिसका नाम हसन खां मेवाती था। पता नहीं आप लोग कितने जानते हैं हसन खां मेवाती के बारे में। ये वही हसन खां मेवाती था जब 1526 का बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध, इब्राहिम लोदी के साथ जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हसन खां मेवाती के पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वही हसन खां मेवाती था जब 1 साल बाद खानवा का युद्ध, उसी बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध हुआ था, और बाबर ने हसन खां मेवाती को ये पेशकश भेजी थी कि तुम्हें हम मजहबी होने के नाते राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। और उस हसन खां मेवाती ने उसको मना कर दिया था कि नहीं, मैं किसी आतताई के साथ नहीं लूँगा। ये एक छोटा सा मान था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं हसन खां मेवाती पर लिखना चाह रहा था, लेकिन उसके बारे में कुल मिलाकर ये था कि 1526 का पहला युद्ध, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ था, और 1 साल बाद 1527 का खानवा का युद्ध था। उस खानवा के युद्ध में वो मारा जाता है। अब इस उपन्यास को, इसको लिखने के लिए ये मूल थे जो हसन खां मेवाती थे, वो खानज़ादा थे। खानज़ादा दरअसल एक लक़ब है, एक खिताब है जो कि उन मुसलमान राजपूतों को अमीर तैमूर ने, तैमूरलंग जिसके नाम से हम जानते हैं, उसने उसको ये खिताब दिया था खानज़ादा, और उसी खानज़ादा के वंशज हसन खां मेवाती थे। मैं जब इस पर काम करने की सोच रहा था तो बाबरनामा से लेकर, जो आपने इतिहास से सबक की बात कही, उपन्यास में कैसे ढाला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस दौर के बहुत सारी इतिहास संबंधी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। देखिए, लेखक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आपको लगता है कि जो आपने 200 पेज, 300 पेज, 350 पेज, 400 पेज की जो आप किताब देखते हैं वो बहुत आसानी से लिख दी। ऐसा नहीं है मित्रों। जब लेखक लिखता है, और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा खतरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या इतिहास संबंधी उपन्यास पर लिखने पर होता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ इतिहास को लेकर ज़्यादातर जो लेखन है वो नायकों पर आधारित है। शिवाजी पर मिल जाएगा, जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं, नायक हैं, उन पर है। लेकिन किसी टोटलिटी में किसी इलाके को अगर आप किसी पृष्ठभूमि का अगर आप आधार बनाते हैं तो वो सबसे मुश्किल है। यानी अगर मैं बताऊं कि अगर जहां आज हम बैठे हुए साहित्य आज तक के इस आयोजन में, एक समय था जब हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, अलवर, बयाना, भरतपुर, आगरा, दिल्ली, ये पूरी पट्टी मेवात कहलाती थी। ये पूरी मेवात कहलाती थी। और जब मैं ये उपन्यास लिख रहा था तो जाहिर सी बात है खाली हसन खां मेवाती का सही काम न बनना था। उसमें, उस दौर में कितने लोगों को ये पता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू बक्काल कहते हैं हम, यानी बक्काल कहते हैं जो बनिया जो साग भाजी बेचता है, उसके और शेरशाह सूरी के, यानी जिसका कि नाम हेमचंद्र का नाम वसंत राय था और क्या नाम इनका फिरोज शाह, इनका शेरशाह सूरी का यानी फरीद खां था। तो फरीद खां और हेमू का पारिवारिक संबंध था। उनके दादा इब्राहिम सूर
छोटे से अफगानों में घोड़ा का व्यापारी थे, और नारनौल में आज भी उनकी कब्र है, जाकर देखिए। तो इस बीच देखिए इतिहास से सबक यह मिलता है, एक लेखक के तौर पर और पाठक के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जो नैरेटिव्स बनाए गए हैं, जो धारणाएं बनाई गई हुई हैं, जी, उन धारणाओं को आपको समझने में ये मदद मिलती है कि हम जो पढ़ रहे हैं इतिहास के नाम पर, पढ़ना तो दूर, पढ़ना तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जो धारणाएं बनाई जाती है, ख़ास तौर से जो आज मोबाइल में जो ये व्हाट्सएप नाम की एक चीज़ आई है, जो चीज़ें इधर से उधर होती हैं बड़ी तेज़ी से, ये सबसे ख़तरनाक है। बिल्कुल। तो लेखन के लिए नरेशन से काम नहीं चलता है, अवधारणाओं से काम नहीं चलता है। इतिहास संबंधी लेखन के लिए बहुत ज़रूरी है उन तथ्यों को इकट्ठा करना। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखने का खतरा ये है कि अगर आपके फैक्ट्स, तथ्य ज़रा से भी इधर से उधर हुए तो आपको बहुत मजम्मत आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह से जब इस उपन्यास को मैं लिख रहा था, तो चूंकि मेरे मन में सिर्फ हसन खां मेवाती था, और एक चीज़ और इस उपन्यास को मुझे हमारे जो ब्रज के बहुत बड़े कवि अब्दुल रहीम खाने खाना तक लाना था। अब आप सोचेंगे कि हसन खां मेवाती और अब्दुल रहीम खाने खाने का क्या संबंध है? हम लोग साहित्य के इतिहास मतलब विद्यार्थी ने, बहुत सारे इतिहास मतलब साहित्य के लोगों को भी नहीं पता होगा कि जो अब्दुल रहीम खाने खाना की माँ थी सलीमा सुल्ताना बेगम, हालांकि ये दो नाम थी उनकी माँ के, लेकिन जो इनकी माँ थी जिनसे पैदा अब्दुल रहीम खाना खाना हुए थे, दरअसल इनकी माँ इसी हसन खां मेवाती के चचेरे भाई जमाल खां की छोटी बेटी सलीमा बेगम थी। तो एक बार हम जानते हैं कि बहुत ही विदग्ध कवि रहा है कर रहे हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। तो जब उनका निकाह हुआ जी, तो उनकी जो पत्नी थी महाबानो, उन्होंने उनसे पूछा कि मिर्ज़ा आपकी इतनी अच्छी ज़बान कैसे है, आपको संस्कृत भी आती हो? तो अब्दुल रहीम खाने खाना तो कई भाषाओं के जानकार थे, तो आपकी इतनी अच्छी ज़बान कैसे है ये? तो रहीम एक बड़ा मज़ेदार जवाब देता अपनी पत्नी को कि महा, मैं आधा हिंदू और आधा मुसलमान हूँ। यानी ये जब वाक्य सुना उनकी पत्नी ने, वो जाहिर सी बात है झटका सा लगा उनको कि मुसलमान तो समझ में आता है कि बैरम खां के बेटे थे, लेकिन आधा हिंदू। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो माँ है वो हसन खां मेवाती, जिनको कि मुसलमान राजपूत कहा जाता है, उनकी बेटी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए इतिहास एक ऐसा विषय है कि हमने सिर्फ पढ़ा है या सुना है, हम उतना ही जानते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा काम होता है जो गैप्स होते हैं, छोटे छोटे गैप्स, जो चीज़ें छूट जाती हैं, उनको अपनी कल्पनाओं से भरना होता है। और वो इतनी कुशलता से भरना होता है कि जैसे जो स्वेटर बुनती है ना एक औरत, और स्वेटर बुनते बुनते अगर गलत फंदा हो डल गया बिल्कुल, तो आदमी तुरंत पकड़ लेगा, इसमें गलती। बिल्कुल, तो लेखक का काम यह भी होता है कि इतिहास की उसकी अपनी समझ तो बढ़ती ही है। आप यकीन नहीं करेंगे चीज कहूंगी कि मैंने ये जिस बड़ा तरह के लंबा दौर गुजरा जिसमें हम संदर्भित कहते जिस थे, तरह की किताबें पढ़ी, जी जी, इसमें मेरा अपना भी बहुत ज्ञान बढ़ा। और ये जो नरेशन चल रहा है, आप सब लोगों को बहुत कम पता होगा। मैं एक चीज़ कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। हम बाबर को बहुत गाली देते हैं, और ये देश जो भी भुगत रहा है आज उस बाबर के ही नाम पर भुगत रहा है। लेकिन ये कितने लोगों को पता है कि उस बाबर को इस देश में लाने वाला कौन था? ये हमें नहीं बताया जाता है। मैं बताता हूँ, और इतिहास में पढ़िए आप कि उस बाबर को लाने वाला यहाँ का हिंदू एक राजा, बहुत बड़ा राजा राणा सांगा था, जो कि अपने स्वार्थ के लिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ उससे समझौता करता है। बिल्कुल। और उसी राणा सांगा, वही बाबर जब इस देश में आता है और समझौते के बावजूद, जो पानीपत का युद्ध होता है, राणा सांगा आगरा में ही रहता है, उस समझौते के बावजूद पानीपत के युद्ध में नहीं जाता है। अब आप कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, लेखक यहाँ के कई चीज़ों पर सोचता है कि राणा सांगा उस पेशकश पर कायम रहते, अपनी दूरदर्शिता का मतलब एक तरह से उदाहरण परिचय देते, तो 4 साल के बाद ये देश पर किसका राज होता है? बिल्कुल। राणा सांगा का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबर इस देश में आने के बाद सिर्फ 4 साल जिंदा रहा है। जो इब्राहिम लोदी की माँ ने जो उनको जहर दिया था, उस जहर का असर इतना घातक था कि अंततः वो 4 साल के बाद मतलब वो मर गए होते हैं। तो इतिहास इन सब चीज़ों की जानकारी
जब हम उपन्यास में लिखते हैं, हालांकि उसमें कल्पना भी होती है, कल्पना तो होती है, उपन्यास का फिर नाम ही क्यों है, उसमें तथ्यों के साथ कल्पना होती है, कुछ लेखक अपनी कुछ गैप्स भरता है सजाने के लिए। सजाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जी। कि उपन्यास की सबसे पहली जो मैं कहता हूँ कि जो शर्त है वह है विश्वसनीयता और प्रामाणिकता। तो लेखक जो लिखता है और जो पाठक पढ़ता है, जिसको कि वो लगता है कि ये सचमुच ये सच बात हो, सच नहीं होती है, वो उसमें लेखक की का कौशल होता है, लेखी की कौशल होता है, उसकी कल्पना होती है, शब्दों का जाल होता है। तो लेखक अगर पाठक को उसमें भ्रम में बांध लेता है और जो वो लिख रहा है, जो कल्पना कर रहा है, अगर पाठक उसको सच समझ लेता है, तो मैं समझता हूँ कि इतिहास के साथ साथ लेखक की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने अपनी भावनाओं का वर्णन किया है। यकीनन इतिहास के तमाम वो पन्ने हैं जिनको खोलकर अगर हम पढ़ते हैं और आप जैसे लोग जब उसको कलमबद्ध करते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों के सामने से वो तमाम चित्र यूं ही चलते हुए चले जा रहे हैं। और यकीनन इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि लेखक की अपनी भी कल्पनाशीलता हो, ताकि तमाम जो पाठक हैं उनको उस दुनिया में, उस वक्त में वो लेकर जा सके। अब त्रिपुरानी शरण जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि आप अलग अलग पदों पर भी रहे, आप भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के निदेशक और दूरदर्शन के महानिदेशक भी रह चुके हैं। पुणे में आप कार्यक्रम के दौरान छात्रों से अलग अलग फीचर फिल्मों को लेकर और लेखन को लेकर आपने अपनी भूमिका का जिक्र किया था, उनका उत्साहवर्धन किया था। तो यहाँ पर जो युवा मौजूद हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और अपने अनुभवों से जो चीज़ आपने लेके आपने एकात्मवाद का जिक्र किया उसके बारे में और विस्तार से कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? आवाज़ नहीं आ रही है, आप एक बार चेक करें। हेलो। हाँ, सर जी। यहाँ जो युवा वर्ग के सदस्य मौजूद हैं उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँ, वो तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर दिया। मेरे लिए ऐसा कुछ है नहीं कहने का कि मैं उनको आप अपने अनुभवों से क्या बताना चाहेंगे? अनुभवों से देखिए, अब एस्पिरेशन हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी की अपनी इच्छा होती है अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से आगे बढ़ाने की। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये जो क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड जो सृजन का जो क्षेत्र है, उसमें जाने के लिए कभी कभी बहुत लोग ये मान लेते हैं कि अरे तो कोई भी कर लेगा। ऐसा होता नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वो मेहनत चाहे उस विधा में, उस विधा को सीखने में, उसके बारे में पढ़ने में और विधा में अपने आप को निखारने के लिए उससे संबंधित और क्या अध्ययन करना है। मैं जो हमारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे हर डिसिप्लिन में, डायरेक्शन में, फिल्म मेकिंग में, इन जनरल मैं उन लोगों से कहता था कि देखो भाई, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। और उस संदर्भ में ये कहावत थोड़ी सी अटपटी ज़रूर लग सकती है, लेकिन मैं उनसे कहता था कि देखो, पढ़ने का मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ किस्सा कहानी पढ़ो, अपने विधा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको पढ़ो, लेखन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम्हारी चिंतन प्रक्रिया में निखार नहीं आएगा तब तक वो तुम्हारे कहने में, तुम्हारी अभिव्यक्ति में वो निखार नहीं आएगा। वो अभिव्यक्ति में निखार बिना चिंतन प्रक्रिया के निखार के संभव नहीं है, और अभिव्यक्ति और चिंतन प्रक्रिया में निखार जो है वो बिना अध्ययन के संभव नहीं है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आज की दुनिया में, आज की तारीख में, जैसे अब हम लोग जब बच्चे थे तो, या बच्चे क्या मतलब बाद से 20 साल पहले तक बहुत एक सीमित क्षेत्र था सिनेमा, है ना। हम लोग सुनते थे कि अच्छा अब बम्बई में फलाना फिल्म रिलीज़ हो गई है। अब छोटे शहर में हम रहते थे, मान लिया, तो अच्छा अगर जुलाई में वहाँ वो फिल्म रिलीज़ हुई है तो अगस्त सितंबर तक हमारे ज़िले में आ जाएगी। तो
इतना सीमित था उसका प्रोडक्शन, उसकी संख्या इतनी सीमित थी और दर्शक वर्ग विशाल था। तो ये जो इक्वेशन है इसके अपने फायदे भी थे और इसके अपने घाटे भी थे। अभी क्या हो गया, अभी सिनेमा बनता है, बहुत सारा सिनेमा के बारे में तो आप सुन भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते थे। वैसे पहले भी बनता था, पहले भी हिंदुस्तान में खास करके हिंदी सिनेमा में 100 से ज़्यादा फिल्में, 120, 200 की संख्या तक फिल्में बनी हैं, लेकिन गिन चुन करके आप 10 या 12 फिल्मों का नाम साल में जान पाते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी, ये इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रतिस्पर्धा बहुत बहुत कड़ी है, बहुत ही कड़ी है, और उस प्रतिस्पर्धा में ठहर पाने के लिए आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुमुखी प्रतिभा एक ऐसी चीज़ है जो जन्मजात होती है। इस बात को, इस भ्रांति को अपने मन से दूर कर लीजिए और आप उस प्रतिभा को अपने आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो तीसरी जो चीज़ मैं उनसे कहता हूँ कि ये जो ऑडियो विजुअल फील्ड है आज की तारीख में, वो जो मैंने फिल्मों की बात कही वो इस पे अब लागू हो जाता है, और इस तरीके से लागू हो जाता है कि अब विकल्प इतने हो गए, इतने ज़्यादा विकल्प हो गए। अपना मोबाइल खोलिए तो 25 चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। तो अंग्रेज़ी में मैं एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करता हूँ लोगों को बताने के लिए, वो है पैथोलॉजी ऑफ एक्सेसिव चॉइस। यू नो, व्हेन यू हैव अ चॉइस between 1 and 2, then you can decide on a rational manner. तार्किक तरीके से आप विकल्प को चुन सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर 25 विकल्प हो तो इसको नहीं, उसको नहीं, अंतिम विकल्प मतलब अंतिम अपना फैसला करने के पहले आप इतनी गलियारों से घूमेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने यात्रा की शुरुआत कहाँ की और अंत कहाँ कर रहे हैं। तो वो पैथोलॉजी अपने आप में क्रिएट करती है। तो इसीलिए मैं उनको बताता था कि इस चीज़ से बचना होगा। ये दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट, एंड यू विल हैव टू डिसाइड योर स्फीयर ऑफ वर्क, योर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, योर स्फीयर ऑफ इंटरेक्शन, एवरीथिंग, है ना। तो यही कुछ एक चीज़ें थी, और बाकी तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश की। हमारा जो दौर था उस फिल्म इंस्टीट्यूट में हमारे जाने से पहले कुछ दिनों का थोड़ा अंतराल आ गया था, 1-2 साल कुछ काम नहीं हो पाया था, तो चीज़ों को फिर से वापस रेल पर लाने में समय लगा था। तो ये सब तो पुराने ज़माने की बात हो गई। दूरदर्शन तो चलता रहा, अब दूरदर्शन का आगे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दूरदर्शन है, चल रहा है। लेकिन अपने ज़माने में हम लोगों ने एक काम जो किया वो ये था कि भारती चैनल था, दूरदर्शन भारती चैनल, उसको हमने कोशिश किया कि हिंदुस्तान के कल्चर चैनल के रूप में उसको हम आगे लेकर के आएँ। तो बाकी उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, और हिंदुस्तान में कहीं भी ये बड़े फेस्टिवल होते थे संगीत के, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते थे, उसको टेलीकास्ट करते थे, उसको बहुत लोगों ने सराहा और बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की। तो इस तरीके से कुछ चलता रहा। बाकी और मैं सबक वबक देने में तो मैंने आप लोगों ने जो परंपरा शुरू की उसका निर्वहन आगे बढ़ाते हुए साहित्य आज तक का ये मंच भी कर रहा है। 6 अलग अलग मंच हमने तैयार किए हैं जहां पर कला, संस्कृत, साहित्य, अलग अलग जगत के तमाम बड़े बड़े आप जैसे विद्वानों की मौजूदगी है। तो कई ऐसे कलाकार हैं जो देश में बड़े पॉपुलर हैं और उनकी ओर से। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो इसको आप लोग गांठ बांध कर लेकर जाइएगा। जिनको लगता है कि रातों रात सर इतने बड़े अधिकारी बन गए या अलग अलग बड़े बड़े पदों पर रहे, तो यकीनन उसके पीछे बहुत मेहनत भी लगती है। लेकिन लक्ष्य अगर आपने एक बार देख लिया, ठान लिया, तो फिर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। गरिमा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए आपने कहा कि इतिहास को बदले जाने की ज़रूरत है और बार बार वर्तमान में भी राजनीतिक दलों के बीच इसको लेकर एक अलग तरह की होड़ लगती है। लेकिन एक विद्वान के तौर पर जब आप इस बात को आगे बढ़ाती हैं तो उसके मतलब और मायने काफ़ी हद तक बदल जाते हैं। आपको क्यों लगता है कि वर्तमान समय में इतिहास को बदले जाने की ज़रूरत है या किसी और परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की ज़रूरत है?
मुझे खुशी है कि आप लोगों ने हमें ये मंच दिया और जेएनयू में बतौर प्रोफेसर काम करते हुए मैं अपने छात्रों से और अपने शोधार्थियों से ये हमेशा कहती हूँ कि हिस्ट्री का मतलब है हिज स्टोरी, उसकी कहानी। औरत की कहानी तो कभी लिखी ही नहीं गई। बिल्कुल। जितने भी आक्रमण हुए और जितने भी राजा महाराजा हुए, उन्हीं की कहानी लिखी गई। उनके पीछे जो उनके लिए प्रेरणादायी फोर्सेस थीं, उनके बारे में तो लिखा ही नहीं गया। और एक बात और मैंने महसूस की कि जो अभी त्रिपुरारी जी कह रहे थे, उसमें मैं कुछ छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगी कि मेरे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, वो इतने मेहनती हैं। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से संबंधित हूँ जहाँ की मैं समझती हूँ कि 80% जो छात्र हैं, जो शोधार्थी हैं, वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। और उनकी बात, त्रिपुरारी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत भी होता है। बिल्कुल सहमत हूँ कि वो अपने दूर दूर से अपना सपना लेकर आते हैं और अपने सपने वो पूरे करते हैं, पूरे करने की कोशिश करते हैं, और वो जानते हैं कि मेहनत का अर्थ क्या होता है। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी पर गर्व इसलिए है कि मैं देर शाम को, देर रात को जब अपने स्टूडेंट्स को हवाई चप्पल पहने हुए लाइब्रेरी जाते हुए देखती हूँ और पढ़ने के लिए वो अपनी ही रॉ में जा रहे होते हैं। कोई आईएएस बनने के सपने से जाता है, कोई अध्यापक, कोई फिल्म स्टार, कोई गीतकार। मुझे लगता है कि ये संसार का सबसे सुंदर दृश्य है। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। और हम कितना भी कहें कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी मेहनत नहीं कर रही, मैं तो कहूँगी कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं और इतने मेहनती हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में उनको मालूम है कि उन्हें कौन से सोर्सेज से कहाँ से सामग्री मिल सकती है। और फिर मैं उपन्यास पर आऊँगी कि कोई भी उपन्यास लेखन आसान नहीं है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत की मांग करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम की मांग करता है। और बिना फील्ड वर्क किए, बिना क्षेत्र कार्य किए अगर हम किसी भी लेखन में प्रवृत्त होते हैं तो हम समसामयिक तौर पर हम पुरस्कारों के लिए तो लेखन कर सकते हैं, हमें पुरस्कार भी मिल सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन दरअसल इतिहास की जो धारा है उसमें हम अपना नाम दर्ज नहीं कर सकेंगे। इतिहास जो बनेगा उसे हम ही बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। और ये जो हम बना रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि विजयी जो लोग रहे हैं या जिन लोगों के पास नेतृत्वकारी क्षमताएं रही हैं, जो कि वर्चस्व में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, उन लोगों की बात तो सुनी जाती रही है। लेकिन जो कभी सत्ता में ही नहीं रहे, जिनको पढ़ने का ही मौका नहीं मिला, जो कि साक्षर ही नहीं हुए, उनकी बात कौन करेगा। और फिर मैं कहूँगी कि अभी हम कोरोना महामारी से निकल कर के आए हैं और बहुत सारे साथी, बहुत सारे प्रियजन हमसे बिछड़ गए। इनके बारे में कौन लिखेगा आखिर, और लिख रहा है साहित्य ही। इसलिए जो साहित्य लिखा जा रहा है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या वो अपने वर्तमान को दर्ज कर रहा है मुकम्मल तौर पर या नहीं, या सिर्फ वो नायकों की कथा कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हम नायक तो हम ही गढ़ते हैं,
जी, जिसकी नायक तो हमें लेखनी में अगर गढ़ने कोई बहुत बड़ा नाम होगा बिल्कुल। और उसने किसी के बारे में लिख दिया, बिल्कुल। तो यकीनन नायक के तौर पर वो तमाम हाथों हाथ भी जी, जाता जी, है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक और चीज, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आपको सुन रहे हैं और लाइव साहित्य आज तक के और जी। आज तक के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग आपको सुन रहे हैं और यकीनन आगे आने वाले वक्त में जी। इसको और सुना जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ी तादाद में कोरोना काल का आपने जिक्र किया, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनका किताबों से मोह भंग हुआ है, उनके हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल में अपनी एक अलग ही दुनिया में विचरण कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश, क्योंकि किताबों की जगह कभी भी मोबाइल, डिजिटल दुनिया नहीं ले सकती, आपको उस पर आना ही है। लेकिन उसके लिए इन लोगों के लिए, जो लोग सामने बैठे हुए हैं, खास तौर से जिनका किताबों से थोड़ा थोड़ा, हालांकि ये साहित्य आज तक में आए हैं तो इनका मोह जरूर होगा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग हैं जिनका मोह भंग हो रहा है युवाओं का, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे कि मैं आपके मंतव्य से इत्तेफाक नहीं रखती, ठीक है। क्योंकि मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो निरंतर ये मोबाइल और इस तरह के जो गैजेट्स हैं, उनसे वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अब मेरे लिए ये सुविधा है कि अगर मैं भारतीय उपन्यास पढ़ा रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स जो आर्थिक तौर पर बहुत सक्षम नहीं हैं, मैं उनको बहुत सारे उपन्यासों के और बहुत सारी आलोचनात्मक पुस्तकों के PDF दे देती हूँ, जी जी। और उससे वो पढ़ लेते हैं। जिनके हाथ में मोबाइल है, हम ये क्यों सोचे कि वो YouTube ही देख रहे हैं या कोई बहुत बड़ी तादाद है ऐसी। कोई बिल्कुल, हम जो ये कि क्यों आप सोचे। JNU में हैं और वहाँ पर पढ़ाई का स्तर हम सब जानते हैं, राजधानी दिल्ली के चाहे DU ले लें, JNU ले लें या देश के बाकी जो बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, लेकिन ये भी इस देश की सच्चाई है, कड़वी हकीकत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोविड के समय जब फिजिकल क्लासेस नहीं होती थी, तो और मैं अपना उपन्यास लिख रही थी अपने फील्ड वर्क के बाद, मेरे छात्रों ने मुझसे कहा कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे अगर आप हमें नहीं पढ़ाएंगी तो। और हमने ऑनलाइन क्लासेस रखी। वो सब अपने अपने घर में, अपने अपने गाँवों में, कोई अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कोई टीन की छत के नीचे बैठा हुआ है, कोई डेटा पर मोबाइल चला रहा है, किसी की तस्वीर देख पा रही हूँ, किसी की नहीं देख पा रही हूँ। और वो सब, मतलब मुझे खुशी है कि हमारे छात्र डिप्रेस होने से बच गए, जबकि आसपास इतना ज़्यादा नकारात्मक माहौल था और वो लगातार पढ़ते रहे। और यही नहीं कि मैं ये कहना चाहूँगी, आज मैं जो भी हूँ वो अपने छात्रों के कारण हूँ। उन्होंने मुझे बनाया है, वे मुझे प्रेरणा देते हैं और वे मेरा लिखा हुआ न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि मुझको करेक्ट करते हैं। समय समय पर वो मुझे चेक करते हैं और पूछते हैं कि मैम बहुत दिनों से आपका कोई रिसर्च पेपर नहीं आया, लग रहा है आप आराम कर रही हैं। मुझे ऐसे कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं। और रचनात्मकता के लिए जिस प्रेरणा की ज़रूरत है वो मुझे अपने छात्रों और अपने विश्वविद्यालय से मिलती है। इसका मुझे गर्व है। अब आपने कहा कि शिक्षक और छात्र, यकीनन जिस तरह का आपका रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और समय समय पर एक दूसरे में करेक्शन करते रहते हैं कि किन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ें और क्या चीज़ें पीछे छोड़ दें। लेकिन मोरवाल साहब, आपके पास आने के बाद, लेकिन ये एक व्यवहारिकता है, हम सब इस चीज़ को महसूस करते हैं। मैंने खुद भी अलग अलग जगहों पर देखा है, बड़ी सारी खबरें तो मैंने ही पढ़ी हैं कि जूम मीटिंग में क्लास चल रही है और पता चला कि उसमें से ऑडियो और वीडियो गायब करके बच्चा लगा हुआ है गेमिंग करने में या जो भी यूट्यूब देखने में। तो उससे निकालने के, क्योंकि कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया है, तो आप इन छात्रों से या जहाँ तक आपकी बात पहुँच रही है उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये जो किताबों से मोह भंग हो रहा है, इसको कैसे उस ओर लौट कर इन छात्रों को लेकर आया जाए? देखिए, आपने जो बात कही और जो गरिमा जी ने बात कही, मैं गरिमा जी की बात से बहुत पूरी तरह सहमत हूँ कि शब्दों की दुनिया कभी समाप्त नहीं होगी, कितनी ही कोशिश कर लीजिए। ये देखिए, मोबाइल है, गैजेट्स हैं, ये एक तरह की तकनीकी है। मेरा ये मानना है कि एक लेखक के तौर पर मैं इस गैजेट्स का, मैं इस तकनीक का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं या किसके लिए करते हैं। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण दूं कि मैं पिछले 5 वर्षों से कागज़ और कलम का इस्तेमाल नहीं करता अपने लेखन के लिए, मैं सीधा लैपटॉप पर करता हूं। और टेक्नोलॉजी का सबसे पहला सिद्धांत यही है
कि जब तक वो आपको नहीं आता है तब तक वो आपको दुश्मन दिखाई देता है, और जब आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो आपकी ज़रूरत बन जाती है। मतलब मैं इस चीज़ को आज बैठकर महसूस कर सकता हूँ। पहले मुझे भी लगता था, बड़ा हम पारंपरिक ढंग से सोचते थे कि पांडुलिपि के कहीं ऐसा ना हो कि पांडुलिपि खत्म हो जाएगी नाम की चीज़, ऐसा नहीं है। चीज़ें रहेंगी कमोबेश, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये युग जो है, समय जो है, ये टेक्नोलॉजी का आप किस ढंग से बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब है या दूसरी चीज़ है, ये ठीक है, अच्छी बात है। आज हम बैठे हैं तो हमारी बात सीधे लाइव भी पहुंच रही है, और ये सही बात भी है कि ये यूट्यूब में बाद में प्रिजर्व भी हो जाएगी, जब चाहें हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपने जो कहा कि स्टूडेंट्स की जो बात कही, मैं इस मामले में मुझे कहीं ऐसा भी लगता है कि कुछ न कुछ हमारी शिक्षा पद्धति में भी गड़बड़ी पैदा हुई है। मैं इसमें खाली बच्चों का या शिक्षा मतलब छात्र छात्राओं को भी दोष नहीं मानता हूँ, कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई का जो थोड़ा सा हिसाब किताब हुआ है वो थोड़ा सा डिरेल्ड हुआ है, पटरी से उतरा है। मतलब अब आप कल्पना करिए कि अगर कोरोना में अगर ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता तो बच्चों की क्या हालत होती। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि आप विश्वविद्यालयों में जाकर देखिए, इस बात को मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा अनुशासन किसी विश्वविद्यालय से नहीं है। यहाँ प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी भी बैठे हैं, अभी आए, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जी। मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो ये झोल पैदा हुआ है, उसके लिए एक हद तक हमारा वो समुदाय भी, खास तौर से बड़े शहरों और महानगरों का वो शिक्षक समुदाय जो पढ़ाने से ज़्यादा अपने आप को लेखक के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। ऐसे कितने अध्यापक हैं कि जो समय से कक्षाएं लेते हैं। मेरा ये मानना है कि खाली बच्चों को या टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा दोष दें, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। शब्दों की अपनी गरिमा है। मान लीजिए एक लेखक, अगर मैंने खानजादा जैसे उपन्यास लिखा है तो ये खाली लैपटॉप या मैंने उससे नहीं लिखा है, उसके लिए मैंने अध्ययन किया है, मैंने साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकें खंगाली है, मैंने साहित्य संबंधी मैंने रहीम को पढ़ा है। हालांकि मैं छात्र का तौर पर बहुत साधारण किस्म का छात्र हूँ, लेकिन ये मेरी कहना चाहिए ना कि मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी शिक्षा के अलावा दीक्षा किस रूप में होती है। आपका नज़रिया सबसे बड़ी चीज़ है, लेखन में काम आता है आपका नज़रिया। अगर आपका नज़रिया ठीक है तो आपकी रचना भी बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो कम से कम इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मतलब पहले भी देखिए, आज से नहीं, आज से 20 साल पहले भी, 25 साल पहले भी हिंदी का उतना ही पाठक था, और जिस तरह से संख्या बढ़ी है उस औसत वही है लगभग। हम जो पाठकों की बात करते हैं, हम गंभीर पाठकों की बात करते हैं। ये पाठक नहीं होते हैं कि जो छोटी छोटी किताबें या चलते वलते और जिस तरह से देखते, लेकिन इस दायरे को और ज्यादा व्यापक बनाना है। व्यापक बनाता है टेक्नोलॉजी। जी सर, एक जल्दी से 2 लाइन में। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, टेक्नोलॉजी एक निमित्त मात्र है। जी बिल्कुल। आज के हमारे लोक चिंतन में टेक्नोलॉजी को एक अंतिम उद्देश्य मान लिया गया है। इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ ओनली सपोज टू बी अ मीन्स। तो हम जब अपने छात्रों को, अपने युवा वर्ग को, अपने समाज को जब ये बताना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे, निषेध करना बराबर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। बिल्कुल। निषेध की अवज्ञा बराबर होती रही है। ये इतिहास अगर कहिए तो इतिहास का सबक सबसे बड़ा यही है कि निषेध की अवज्ञा अनंत काल से होती रही है। तो निषेध पर मत जाइए। आप उसे ये बताइए कि टेक्नोलॉजी एक निमित्त मात्र है, इसका आप सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उल्टा पलटा करके आप किताब पढ़िए, उसी से आपका ज्ञान वर्धन होगा। और जैसा मैंने कहा, चयन के पीछे भी चिंतन होता है। अगर चयन के पीछे कोई चिंतन प्रक्रिया नहीं है तो वो चयन बेकार है। ठीक है सर। उससे कोई सार्थक उद्देश्य नहीं सिद्ध होगा। और वो चयन भी वो चिंतन भी तभी परिष्कृत होगा जब आप समझ सकेंगे, आपका ज्ञान परिष्कृत होगा। जब आप परिष्कृत ज्ञान के आधार पर, चिंतन के आधार पर चयन करेंगे, तभी आपके लिए वो कुछ सार्थक हासिल कर पाएगा। इसलिए निषेध मत कीजिए। बिल्कुल, निषेध मत कीजिए, बराबर पॉजिटिव बात बताइए कि इसके
उपयोग से इसका क्या सार्थक उपयोग हो सकता है, वो देखिए अपने आप उधर उन्मुख हो दरअसल जाएगा। जीवन का लक्ष्य बताना जरूरी है कि अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिखे, वो इधर उधर भटकेगा तो फिर उसका जो लक्ष्य होगा उससे वो विहीन रह जाएगा। आप तीनों इस मंच पर आए, आपने साहित्य आज तक के इस मंच की गरिमा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। और चूंकि इंडिया टुडे साहित्यिक वार्षिकी लॉन्च करने का भी आज दिन है, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ शिवकेश हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर इंडिया टुडे हिंदी के। मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं और जैसा कि आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाएं। आप जी आप जोरदार तालियां। ये इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी का 12वां संस्करण है। ये 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक इसके 11 संस्करण निकल चुके हैं। इस बार प्रयोगों की कड़ी में हमने ये प्रयोग किया है कि ये केवल कथा पर केंद्रित है, इसमें केवल फिक्शन है और चित्र, इसमें ज़्यादा फ़ोटोज़ इस्तेमाल किए गए हैं कुछ इस कड़ी में हम। और इसका एक डिजिटल जो वर्जन है उसमें इसके अतिरिक्त भी सामग्री है, तो ये आपको स्टैंड्स पर भी मिलेगी और ऑनलाइन भी इसको आप खरीद सकते हैं और डिजिटल वर्जन में आपको अतिरिक्त सामग्री भी मिलेगी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, बहुत धन्यवाद आपका भी। तो साहित्यिक वार्षिकी इंडिया टुडे आप ले सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं। बड़ी सुंदर रचना इसके भीतर आपको कथानक के रूप में देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब हमारे अगले सेशन की ओर हम बढ़ते हैं।